हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 69 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 70 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को, और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, ये कहना कहाँ तक सही होगा कि अमेरिकी संविधान की प्रत्येक विशिष्टता अंतोगत्वा अंग्रेजी उद्गम की ही थी। 20 नंबर का है, 2010 में आपको लिखना है। उत्तर आपने लिखा है, अमेरिकी क्रांति के बाद 1784 ईस्वी में अमेरिका का संविधान अस्तित्व में आया, जो विश्व का प्रथम लिखित संविधान था। इस संविधान में विशेष प्रावधान तत्व नागरिकों के अधिकार की सूची, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना, शक्ति के पृथक्करण में प्रतिरोध और संतुलन तथा केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जैसी मूलभूत विशेषताएं डाली गई। हालांकि प्रबोधन ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, लॉक के विचार, थॉमस पेन जैसे विचारकों से प्रेरित होकर यह कहें कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं को प्रेरणा मिला, परंतु ये कहना उचित नहीं है कि अमेरिका के संविधान निर्माण में ब्रिटेन की भूमिका थी, क्योंकि अमेरिका को जिस ब्रिटेन से ये प्रेरणा लिया उसमें और अमेरिकी संविधान में मूलभूत अंतर था। जैसे अमेरिका का संविधान लिखित होना तो वहीं ब्रिटेन का परंपरा से संचालित होना, अमेरिका में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना तो वहीं ब्रिटेन में राजतंत्र। हालांकि ब्रिटेन में संसद के अधीन हो गया राजतंत्र। फिर है आपका, अतः कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में जो व्यवस्था परंपरा के तौर पर चली आ रही थी, उसे अमेरिका ने अपने लिखित संविधान में मूर्त रूप प्रदान कर विश्व का पहला लिखित संविधान बना। देखिए यहाँ पे कई सारी आपने जो लाइंस यूज किए ना, उनमें मिस्टेक्स है। जैसे कि आपने लिखा क्या है कि कहा जा सकता है ब्रिटेन में जो व्यवस्था परंपरा के तौर पर चली आ रही थी, उसे अमेरिका में अपने लिखित संविधान में मूर्त रूप प्रदान कर विश्व का पहला लिखित संविधान बना दिया। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? इस लाइन का मतलब ये है कि ब्रिटेन के जितने भी फीचर थे, क्लियर, उन सभी फीचर्स को वो बोले गए, वो बोलने में प्रचलन में थे, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, उन वाक्यों को एक लिखित रूप प्रदान कर दिया और वैसी ही व्यवस्था अपने यहाँ बना ली। अर्थात आप इस स्टेटमेंट से सहमत हो गए कि वास्तव में वो ब्रिटेन के उद्गम का ही परिणाम थी, जबकि आपने अभी एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ नहीं है। ठीक, तो ऐसी लाइन से बचें, ये लाइन गलत है, आपको लाइन नहीं लिखनी है। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे देखिए, वही चीज़ की जो मैं चाह रहा था या मैं देख रहा था कि आपको आप करोगे आगे। आपने देखिए यहाँ पे पहले सारे फीचर्स बता दिए अमेरिका की क्रांति के, कि कौन कौन से फीचर थे अमेरिकी संविधान के। फिर आपने इसी चीज़ को तुलनात्मक रूप से फिर यहाँ पे रिपीट कर दिया। अर्थात आपके प्रश्न में क्या हो गया, रिपीटिशन हो गया, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बताता हूँ कि आपको रिपीटिशन नहीं करना है। क्लियर? तो ये दो गलतियाँ आपकी देखने को मिली। तीसरी चीज़, आपसे प्रश्न क्या पूछा है, अमेरिकी संविधान को लेके, और आपसे यहाँ पर जो चीज़ पूछी है वो डायरेक्ट लिखनी है फीचर्स के हिसाब से, और फिर आपको बताना है। क्लियर? चलिए अब हम इसको इनकोड करते हैं। आपकी कमियां मिल गई, अब हम इसे इनकोड करते हैं और देखते हैं वास्तव में इसे लिखना कैसे था। आपको जब भी ये वर्ड मिले, ये कहना कहाँ तक सही होगा, तो आप ये मान कर चलिए ये वर्ड बेसिकली आपसे मूल्यांकन की बात करता है। क्लियर? ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि मूल्यांकन का छोटा भाई है। क्लियर? कि हम ऐसे इतने बड़े शब्द में पूछेंगे तो हो सकता है कि जो अभ्यर्थी हो वो ना समझ पाए। इसका मतलब ये है कि ये मूल्यांकन है, इसने आपको एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट की प्रासंगिकता आपसे पूछ रहा है। समझ गए? दूसरी चीज़, ये जो अमेरिकी संविधान की बात कर रहा है, क्या कह रहा है आगे, कि प्रत्येक विशिष्टता, अपने आप में आपको एक्सट्रीम लग रहा है कि क्या हर एक फीचर आपने उसी से सीखे। जैसे आज आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो ये ज़रूरी थोड़ा ना कि आप हर एक फीचर हमारी ही एकेडमी से सीख कर यहाँ तक आए। आपके पास ऑलरेडी कई संस्थाओं का ज्ञान है, आपके पास कई टॉपर्स का नॉलेज है, उस बेस के बाद आप हमसे जो अच्छा मिल पाता है उसको अपनाते हो। क्लियर? यानी कि हम अगर ये कहें कि फला पर्सन हमारे जितने इंस्टीट्यूट के फीचर हैं वो अपनाए हुए, तो ये गलत है। क्लियर? सबका समन्वय, तो अपने आप ये लग रहा है कि ये किसी एक्सट्रीम व्यक्ति ने कहा होगा। अभी हम बताएंगे कि क्यों कहा है। ठीक, और फिर आपसे पूछा अंततोगत्वा अंग्रेजी उद्गम की ही थी। समझ गए? तो अब आप क्या करें कि आप सामान्य परिचय दें अमेरिकी संविधान का। क्लियर?
और जब भी सामान्य परिचय दिया जाता है तो उसमें उस संविधान के फीचर्स को नहीं बताया जाता है, विशेष तौर पर तब जब आपसे फीचर ही पूछ रहा हो। समझ गए? अब आप क्या करेंगे, आप ये बता दें कि 1776 से 1783 तक की जो अमेरिका की क्रांति हुई, उसके बाद अमेरिकन्स ने मिलकर एक संविधान बनाया, जिस संविधान को लेकर कई सारे इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ का ये मानना है कि ये जो अमेरिकी संविधान था वो वास्तव में अंग्रेजी उद्गम की विशिष्टता से युक्त था, अर्थात इसमें उपनिवेशिक जो फीचर्स थे वो विद्यमान थे। आप बता दोगे, सॉरी, मातृ देश के जो फीचर थे वो विद्यमान थे। आप बता दोगे कि कौन कौन से इसमें वास्तव में फीचर विद्यमान थे। जैसे 2 सदनों की इसमें व्यवस्था थी। क्लियर? आप देखोगे कि ब्रिटेन में क्या था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। यहाँ पे क्या था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और उच्च सदन अर्थात सीनेट। क्लियर? आप ये बताओगे। साथ ही आप ये बताओगे कि करों को जो लगाने की बात की गई वो संघ के द्वारा की गई। क्लियर? विदेशी संबंधों के संबंध में संघ को डिसीजन लेने की बात की गई। संशोधन की प्रणाली भी अपनाई गई। स्त्रियों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया, जैसे वहाँ पे नहीं था। धनी वर्ग का भी इसमें प्रभुत्व था। दास प्रथा बनी रही, हालांकि ब्रिटेन में कम दास प्रथा थी, उतनी नहीं। क्लियर? और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आप इतने सारे फीचर बता दोगे जो कि ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन के फीचर से कॉमन है। क्लियर? अब आप बताओगे, किंतु गहराई से देखें तो अमेरिकी जो संविधान था वो लिखित था, और जबकि ब्रिटेन का जो संविधान था वो लिखित नहीं था। अमेरिका जो संविधान था वो गणतंत्र और प्रजातांत्रिक प्रणाली पर आधारित था, जबकि ब्रिटेन का संविधान जो था वो राजतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। क्लियर? ब्रिटेन में संसद संप्रभु थी, जबकि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय संप्रभु था। समझ गए? आप ऐसे बताओगे यहाँ पे कि किस तरीके से संप्रभुता की बात आती है यहाँ पे। समझ गए? फिर आप देखोगे कि अन्य विशेषताओं में और कौन से, कि इन्होंने राज्यों को भी अधिकार दिए वोटिंग को, सॉरी, कर को लेकर, जबकि यहाँ पे राज्यों को अधिकार ब्रिटेन ने नहीं दे रखे थे। आप ये बताओगे कि जो राज्य थे उनको समान प्रतिनिधित्व दिया गया था, मतलब कि जो 13 उपनिवेश थे उससे 2-2 प्रतिनिधि वहाँ पे पहुँचेंगे। समझ गए? जबकि ब्रिटेन में क्या था, जनसंख्या के आधार पे फीचर अपनाया गया। आप ये सारी चीज़ें बताओगे और फिर ये बता दोगे कि वास्तव में कहते हैं ये जो अमेरिका का जो संविधान था वो इन सभी उक्त विशेषताओं से सुशोभित था, हालांकि इसकी अपनी भी कई सीमाएं थीं। जैसे इसने क्या किया था कि इसने वोटिंग राइट नहीं दिए थे, इसको स्त्रियों को वोटिंग राइट नहीं प्रदान किया था। साथ ही दास प्रथा समाप्त नहीं हुई थी, जिस कारण आगे चलकर हमें गृह युद्ध देखने को मिलता है। क्लियर? और फिर लिख दोगे निष्कर्ष, फिर भी कुछ भी हो, इस संविधान के निर्माण ने न केवल यूरोप को प्रभावित किया, और यूरोप में आप ब्रैकेट में डाल देना फ्रांस और इंग्लैंड, बल्कि एशिया और अफ्रीका के कई सारे देशों को भी अपने संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप प्रदान किया। क्लियर? ऐसे आप अपने इस प्रश्न का पूरा उत्तर लिख दोगे। अब कई बार क्या होता है कि इस प्रश्न को लेकर 2-3 प्रश्न और बनते हैं। जैसे कई बार एक प्रश्न बनता है, चार्ल्स बेयर्ड का एक इकोनॉमी का एसे है, उन्होंने लिखा था कि वास्तव में जो अमेरिका संविधान था वो एक आर्थिक दस्तावेज था। आर्थिक दस्तावेज उन्होंने क्यों कहा, उसके पीछे उन्होंने कई फीचर्स बताए कि इस पे जो लोगों का प्रतिनिधित्व था वो साहूकार थे, धनी वर्ग थे, इन लोगों ने मिलकर इसे बनाया। इसे काउंटर किया किसने, फॉरेस्ट मैकडोनाल्ड ने अपने एक दूसरे एसे में लिखकर। ठीक है, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया और हम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि क्या वास्तव में ये आर्थिक दस्तावेज था। तो आप में से जब कोई इस पर प्रश्न लिखेगा तो हम वहाँ पे इसे डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब दूसरी बात जो इसमें इस प्रश्न से ही संबंध है वो ये, आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा आखिरकार ऐसा स्टेटमेंट पूछा क्यों गया। तो जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो अमेरिकी संविधान के निर्माण की जो प्रोसेस चल रही थी उस प्रोसेस में 2 गुट थे। एक गुट था हैमिल्टन के नेतृत्व में, जो कहता था कि जो कुलीन तंत्रात्मक जो प्रणाली है, अर्थात उद्योगपति, व्यापारी, ये सब हैं, ये संविधान इनकी ओर ज़्यादा झुका कर बनाया जाना चाहिए, अर्थात इनको संपत्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए। दूसरा जो वर्ग था वो था प्रजातांत्रिक, जेफरसन के नेतृत्व में। तो वो ये चाहता था कि वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट दिए जाएं। क्लियर? तो इसीलिए कई सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो संविधान था ना, ये कुछ हद तक कुलीनवादी तंत्र से प्रभावित था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में भी कुलीन तंत्र को प्रमोट किया जा रहा था। क्लियर? तो इसीलिए आप ये मान सकते हो कि हैमिल्टन के समर्थकों की तरफ से स्टेटमेंट है,
और जबकि हमें काउंटर जब करेंगे तो हम बताएंगे वास्तव में जेफरसन के विचारों से पोषित था। समझ गए? तो आप इसका मूल ओरिजिन भी समझ गए। उम्मीद है आपको ये प्रश्न न केवल समझ में आया होगा बल्कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि इसमें हमें किन बातों का उल्लेख नहीं करना है और किन बातों का करना है। होता क्या है कि जब हमारे पास शब्द नहीं होते ना तो हम कुछ भी लिख देते हैं, और यही चीज़ें जब आपकी कॉपी यूपीएससी के पास जाती हैं तो आप में से कई सारे लोगों को लगता है कि हमने लिखा तो बहुत अच्छा था किंतु नंबर नहीं मिले। नंबर इसीलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि आप उस प्रश्न पे डायरेक्ट हिट नहीं करते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना हिट कैसे करना है, कि आप अमेरिकी संविधान का कैसे फीचर्स बताते हुए वहाँ पे ब्रिटेन के फीचर बता दोगे और लास्ट में बता दोगे कि वास्तव में अमेरिका के कुछ अपने भी फीचर थे जो विश्व के लिए प्रेरणा बने, इसकी सीमा भी बता दोगे, फिर एक निष्कर्ष दे दोगे, आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा है मूल्यांकन को लेकर। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, इसका उत्तर फ्रेम आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।